हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। अगर आप एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना और किताबें जमा कराना या फिर ऐसा सिर्फ टाइम खर्च करना मेरा मकसद यहाँ पर नहीं है। रादर आपको एक अप्रोच बताना ताकि आप उस अप्रोच को इस्तेमाल करके खुद भी कुछ सीखें, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करें और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। ये एक टफेस्ट शिफ्ट है, 12 मई की ये पहली शिफ्ट है और इस शिफ्ट का एवरेज 65 नंबर था। 2022 की शिफ्ट है, बाय द वे 2022 वाला जो एग्जाम था 65 नंबर एवरेज था, जबकि हाईएस्ट उस साल 2022 वाले एग्जाम में 92 गया था। मैं आपको बता दूं 2022 वाला एग्जाम 2023 में ही हुआ था, ठीक है। तो जो 11,500 वैकेंसीज थी, मैं उस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, उसकी ये शिफ्ट है, वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट है। जीके तो इसका है ही टफ, उसके साथ साथ इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ है। जो कल हमने सॉल्व करा था इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट, जो कि टफेस्ट शिफ्ट का था, ठीक है, उसका मेरे ख्याल से 53 नंबर एवरेज था। इस शिफ्ट का लास्ट शिफ्ट का 56 नंबर एवरेज था। इस शिफ्ट का एवरेज जो है वो 65 नंबर है। ये देखो यहाँ पर ये वाली शिफ्ट है 65.76, ये इसका एवरेज है, स्कोर है। बहुत टफेस्ट शिफ्ट है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन इतने कंफ्यूजिंग है जो आप सच में पहली बार शायद इनको एनकाउंटर करोगे। तो देखते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि 50 क्वेश्चन मैं पूरे सॉल्व करा दूंगा एक ही वीडियो में। जीके वाली वीडियो आप जरूर ध्यान से देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने इससे पहले एक वीडियो और बनाई थी जीके की, जिसमें मैंने कहा था कि यार ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ऐसा क्वेश्चन और बन सकता है एक, ठीक है। मैंने उसमें अप्रोच बताई थी कि क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि कम नोट्स में, कम पढ़ के, कम एफर्ट में आपका ज्यादा क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। वो चीज मुझे इत्तेफाकन इस पेपर में देखने को मिल गई। 3-4 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ, आप देख लेना, मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। और जो मैं इसमें आगे आपको बताऊंगा जीके में, वो आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ मिल जाएगा कि हाँ ये रेलेवेंस है इसमें। जो मैंने कहा है कि प्रीवियस पेपर से नोट्स बनाओ और कम कम नोट्स बना के उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करके ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो। खैर देखते हैं, पहला सवाल है यहाँ पर, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमको बताना है इनमें से कौन सा है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, फोर्थ है यहाँ पर, इंटेंसिटी की स्पेलिंग सही है, बाकी सबकी गलत है। अगला क्वेश्चन है कि हमको इंप्रूवमेंट करना है यहाँ पर, जो अंडरलाइन है वर्ड। अच्छा, फिशरमैन मेक देयर लिव्स फ्रॉम दी सी। चलिए ऑप्शन के साथ साथ जाते हैं, एक ऑप्शन रख के। फिशरमैन मेक हिज लिविंग, हिज तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर फिशरमैन है, ई लगा हुआ है, ठीक है, फिशरमैन नहीं है। यहाँ एक बंदे की बात नहीं हो रही है, यहाँ बहुत सारे मछुआरे हैं, तो ये नहीं होगा। फिशरमैन मेक्स देयर, ये वाला देयर तो नहीं आएगा, ठीक है, THEIR वाला आएगा, तो इसको भी हटा दो। फिशरमैन मेक्स देयर लिव, ये नहीं आएगा। फिशरमैन मेक्स देयर लिव फ्रॉम द सी, रीजन उसका ये है कि यहाँ पर मछुआरे हैं बहुत सारे, तो लिव्स आएगा, ये भी गलत है। तो क्या इसमें नो इम्प्रूवमेंट है? हो सकता है, क्या पता एसएससी ऐसे भी क्वेश्चन दे दे, क्योंकि देखो ना, कोई रेलेवेंस ही नजर नहीं आ रही। आप तीनों ऑप्शन देख लो। चलो इस पे लास्ट में अभी थोड़ा सोचते हैं, तीनों ऑप्शन आप देख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तभी मैंने कहा था ये बहुत कंफ्यूजिंग शिफ्ट थी और बहुत टफ शिफ्ट है। इन माई व्यू दिस फॉल्स विद इन द एक्सेप्शन परमिटिंग वारंटलेस सीजर इन डैश सर्कमस्टेंसेस। कैसी परिस्थितियों में स्पार्स एक्सिएंट रिवर्ट रिकॉन्डिट, किसी का मीनिंग मुझे एक्सेप्ट इसका मीनिंग आता है, बस मुझे स्पार्स का मतलब शायद कुछ दूर दूर फैला हुआ। अभी आगे इसको देखते हैं। आपको अगर आंसर आता हो तो आप अपने मन में याद कर सकते हो, या फिर आप अगर लिख रहे हो कॉपी पेन से तो उसको नोट कर लेना। अभी लास्ट में सारे आंसर्स और देखेंगे कितना स्कोर हम लोगों ने किया। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हमको बताना है, डिस्क्रिपेंसी की स्पेलिंग गलत है। एक चीज और कर लेना यार, कभी मान लो आपने तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया कि यार डिस्क्रिपेंसी की स्पेलिंग गलत है, इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है जरा ये भी देख लेना। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर इससे क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज जो कीवर्ड्स है ना, जो वोकेबलरी है वो सीमित ही है इनकी। एसएससी की वोकेबलरी भी सीमित है, ठीक है। ऐसे तो इस दुनिया में इतने शब्द हैं इंग्लिश के, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड। अब ये देख लो ऊपर कितने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लिखे हुए हैं, कितना आप याद करोगे यार। एक इंसान की, टीचर की, उसकी भी सीमा है। ही इज नॉट अ कंप्यूटर, ही इज नॉट अ मशीन, वो सीमित चीजें याद कर सकता है। मुझे एक ही चीज यहाँ पर याद आ रही, बाकी तो तीन का आ ही नहीं रहा। हो सकता है कि रिकॉन्टिनेट की मैं याद कर पाऊँ, कुछ रिकॉल कर पाऊँ, बट स्टिल। तो इसलिए जो लिमिटेड वोकेबलरीज हैं इनका मीनिंग और इनकी स्पेलिंग देख लो। अगर अगले साल आएगा और ये आपने गलत कर दिया तो ये पाप है, फिर मत बोलना कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, 20 लाख लोग बैठ रहे हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका सिनोनिम बता दो। वर्चुओसो का क्या होगा? वर्चुअस का तो कुछ कुछ हमको पता है, वर्चुओसो का तो देखते हैं जरा। नोवाइस का मतलब तो कुछ कुछ होता है, अनाड़ी, अनाड़ी, या फिर कह लो जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, नौसिखिया। इसको क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखो 3 क्वेश्चन आ गए वोकेबलरी के, वो तीनों कॉम्प्लिकेटेड। 5th क्वेश्चन पर अभी हम पहुंचे हैं। बस इतना ही काफी होता है किसी भी कैंडिडेट का, उसका मनोबल खत्म करने के लिए। 3 क्वेश्चन ऐसे टफ आ गए, वो बंदा उसी जगह घबरा जाएगा। और देखो चौथा क्वेश्चन देखो, मतलब 6th क्वेश्चन देखो। फॉर ईयर्स ही परस्यूड अ वेंडेत्ता
अगेंस्ट द मॉरिस फैमिली। सॉरी अगर मैंने इसको गलत प्रोनाउंसिएशन किया है तो। वेंडेटा का मतलब तो मुझे प्राइमा फेसिया याद नहीं आ रहा है, मतलब प्रथम दृष्टि में मुझे याद नहीं आ रहा है इसका मीनिंग क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं, मुझे यहाँ पर एंटोनिम बताना है, मतलब इसका विपरीत शब्द। फॉर ईयर्स ही परस्यूड अ, मान लेते हैं कुछ भी लिखा होगा, अगेंस्ट द मॉरिस फैमिली, या अगेंस्ट लिखा हुआ है, मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा ही उसने करा होगा फैमिली के साथ, और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट भी लिखा हुआ है, तो मैं हार्मनी के साथ थोड़ा गेस मार सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया है, सिनोनिम पूछा जाता तो मैं कॉन्फ्लिक्ट कर देता। तो कई सालों से वो हार्मनी के साथ रहा मॉरिस फैमिली के साथ, ये इसका एंटोनिम मैं मान सकता हूँ, ठीक है, इसलिए ये मेरा गेस है, बट लेट्स सी। ये चौथा क्वेश्चन आ गया कॉम्प्लिकेटेड। एक चीज और हम यहाँ से सीख सकते हैं कि अगर एसएससी को एमटीएस का पेपर टफ बनाना होगा इस साल, तो वो क्या करेगा, वोकैबुलरी पे खेलेगा ना, ठीक है, ये पहली लर्निंग याद रखना। अगला क्वेश्चन है द साउंड ऑफ आउल्स हुट, तो सबको पता है, इजी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बच्चों को खुश कर दिया। एट द डैश ऑफ द सेंचुरी अर्ली एंड, क्या लिखा हुआ है तो प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत हो रही, जील ऑफ द चीफ प्रोटेस्टेंट डोमिनेशन हैज नोटेबली लेसन्ड। एट द फाइनल या एट द एंड, एट द एंटी एंगेस्ट, इनका मीनिंग देख लेना है। एंटी का मतलब क्या होता है, तो एक्स एंटी जो होता है ना, एक्स पोस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है बाय द वे, एंड है इसका वैसे तो, एट द एंड ऑफ द सेंचुरी। इवेंजलिस्टिक इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, इवेंजलिस्टिक, ठीक है। कई बार एग्जाम में ऐसा होगा कि आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, मैं प्रोनाउंस उसी वक्त ही कर देता इसको, लेकिन मैं आपका माइंडसेट के साथ बता रहा हूँ कैंडिडेट को कैसा होगा, वो ऐसे सोचेगा ये तो प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा मुझसे। मत घबराना, उसको स्किप कर दो, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है यार, यहाँ पर इतने वर्ड में ही सॉल्व हो रहा था, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम हॉल में फील करोगे इसलिए, और घबराना नहीं उसे। शी नेवर डिड अपोलोजाइज्ड फॉर हर मिसकंडक्ट विद द बॉस, हमको इसमें बताना है एरर, शी नेवर डिड अपोलोजाइज्ड, इसी जगह दिक्कत है बस, इजी क्वेश्चन था ये। ग्रामेटिकल एरर बताना है हमको, इवन इफ एविडेंस, ये अ नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि ई है ना, एन आएगा यहाँ पर, सो थर्ड में एरर है। हमको यहाँ पर सिनोनिम बताना है इसका, पता नहीं भैया इसका क्या मीनिंग है, बट देखिए ट्राई करते हैं। इफ यू थिंक एथिस्ट आर ऑल मिजरेबल निहिलिस्टिक एमलोरिएट्स, दिस बुक शुड पुट यू स्ट्रेट। अच्छा, एक बात बता दूं, ये वैसे प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है, बट स्टिल साइनिकल वर्ड का मीनिंग आपको पता होगा, नहीं पता है तो उसको गूगल कर लेना, ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मुझे आता था और इसका मैं लॉजिक आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि मैंने इसको वोकैबुलरी को पढ़ा था। फार एंड वाइड, इसका ईडीएम का हमको बताना है क्या मीनिंग है। फार एंड वाइड, दूर दूर तक, और वाइड का मतलब कुछ चौड़ा, मतलब दूर दूर तक फैला हुआ, कुछ इस टाइप का मुझे लग रहा है। इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं है। नॉट फ्रीक्वेंट, यूजुअल रेयर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बाय द वे, लेकिन अगर मान लो आपको एग्जाम हॉल में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। एग्जाम हॉल पे हो याद तो करोगे सब कुछ, कितने याद करोगे ईडीएम फ्रेजेस, लेकिन अगर नहीं आ रहा है देन तो कुछ आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। फार एंड वाइड, दूर दूर तक फैला हुआ, इक्वल पार्ट्स में तो बटा हुआ नहीं होगा। प्रेजेंट एवरीवेयर इसका मोस्ट रेलेवेंट लग रहा है। मैं एक बात और बता देता हूँ, एमटीएस में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इडियम्स के साथ आपको नहीं जाना है। जो उसका लिटरल मीनिंग है, जो उसका वर्बेटिम मीनिंग है, जो वर्बेटिम का मतलब ये होता है जो वर्बोज लिखा हुआ है, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स का जो लिटरल मीनिंग है, कहते हैं ना लिटरली जिसे कहा जाता है, तो ये लिटरल जो मीनिंग है इसका, वो यही मुझे समझ आता है। और ऐसा ही मैंने बहुत में मतलब देखा है, एमटीएस एग्जाम्स के काफी शिफ्ट में देखा है, होता है ऐसा। जैसे पिछली शिफ्ट हमने सॉल्व करा था, टू स्ट्रेच वंस लेग, मतलब अपने पैरों को स्ट्रेच करना, मतलब बहुत देर से बैठे हो इसलिए स्ट्रेच करना, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, वही वाली चीज यहाँ पर मेंशन है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड का हमको बता रहा है, राइट टू वोट इन इलेक्शन, सफरेज कहा जाता है उसे, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, जो भारत में भी 18 साल से ऊपर हो तो आप वोट डाल सकते हो, बिना जाति धर्म सेक्स जेंडर, बिना कोई एजुकेशन, कोई भी क्राइटेरिया नहीं, बस 18 साल से ऊपर हो तो आप वोट डाल सकते हो, तो अडल्ट सफरेज उसे कहा जाता है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। तो इसका आंसर वैसे ही है, इजी क्वेश्चन था ये भी। 14 क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है इंप्रूव करना है हमको, जो अंडरलाइन है। इन समर द वेदरिंग कैन बी वेरी हॉट, कैन बी वेरी हॉट अराउंड हेयर, वेदर आएगा, वेदरिंग का तो कोई सेंस ही नहीं यार, वेदर कैन बी वेरी हॉट अराउंड हियर, ठीक है। एडहेयर का मतलब होता है किसी चीज से कंप्लाई करना, ठीक है, किसी चीज से कंप्लाई करना, मतलब कोई आदेश अगर दिया गया है, यू अडहेयर टू द गिवन रूल्स, यू अडहेयर टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन, मतलब उनको मानना, ठीक है। तो अपोजिट का क्या होगा, ना मानना, कंडेम करना उसका। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, रिप्लेस करना है हमको जो ये लिखा हुआ है, देयर हेड्स वर ड्रैगोनिश एंड देयर प्यूपिलेस आईज वर स्टेरिंग, मतलब यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके सर जो हैं वो झुके हुए थे, या फिर शर्म में थे, लज्जा में थे, और उनकी आंखें जो थी
वो सफ़ेद थी, ऐसे देख रही थी, मतलब वो घबराए हुए थे कुछ इस टाइप का। ड्रैगनिश का मतलब मुझे नहीं पता, इसको गूगल कर लेना, हो सकता है कि वोकैब्युलरी आ जाए। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो हेड्स यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, ऑप्शन देखते हैं ज़रा। देयर हेड्स वर, ये तो नहीं आएगा, देयर ये वाला देयर नहीं आएगा। देयर हेड वॉज नहीं आएगा, वर आएगा यार, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सर हैं। नो करेक्शन रिक्वायर्ड, देखते हैं अभी। देयर हेड वर, फिर हेड्स आएगा यहाँ पर, ये भी गलत है, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड। देखा, इस शिफ्ट में क्या कर दिया एसएससी ने, नो करेक्शन रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन को भी उन्होंने दे दिया, और वो सही भी है। अभी देखेंगे हम लोग। ओबेसिटी इज ऑल्सो अ प्रोग्रेसिव कंडीशन अनलाइक एनोरेक्सिया नर्सोवा, ये पता नहीं टेढ़े मेढ़े नाम क्यों देते हैं ये लोग, विच टेंड्स टू डैश विद द एज। अच्छा, ओबेसिटी जो है प्रोग्रेसिव कंडीशन है, मतलब समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, मोटापा है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। इस बीमारी की तरह नहीं, जो समय के साथ, अनलाइक लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब अनलाइक का मतलब ये हो गया इसकी तरह नहीं। ओबेसिटी ओबेसिटी जो बढ़ती चली जाती है उसकी तरह ये नहीं, मतलब ये घटती चली जाती है, सुधरती है। एमेलोरिएट का मतलब अगर आपको पता हो, इसका मतलब होता है कि सुधरना, ठीक है। इसका वोकेबलरी का मीनिंग होता है, एमेलोरिएट का मतलब कि सुधरना, स्थिति में सुधार आना, ठीक है। निगेट का मतलब तो होता है मना करना, ठीक है, इनकार करना। स्ट्रगल का मतलब तो हो गया कि परेशान होना। और ये दोनों को आप यहाँ पर पुट करके देख लो, स्ट्रगल और निगेट तो यहाँ पर फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रेसिव कंडीशन है और ये होता है जो सुधरती समय के साथ। तो फोर्थ ऑप्शन मुझे बहुत रेलेवेंट लग रहा है, उसका मीनिंग मुझे आता है। कुछ वोकेबलरी होंगी और जो आपको भी आती होंगी, तो ये मुझे आती है, और इसका करेक्ट आंसर बाय द वे यही है। अगला देखते हैं, एरर बताइए इसमें से कहाँ पर है। सम रियलिस्टिक एस्टिमेट विल बी न्यू, न्यू नहीं आएगा, नोन आएगा यहाँ पर। विल बी नोन आफ्टर द एडवांस टैक्स कलेक्शन फिगर्स आर आउट, जो बजट से पहले कुछ फिगर्स आती है टैक्स कलेक्शन की, उसके उसके बाद हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, तो नोन आएगा। इस ईडीएम का मीनिंग बताना। देखा कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शिफ्ट है, इतने तिगड़म बिठा बिठा के सॉल्व करना पड़ रहा है सवाल को, डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। विद वन गोल रिमेनिंग दे वर नॉट आउट ऑफ द वुड्स जस्ट येट। अच्छा, एक ही गोल बचा था, लेकिन अब भी वो किससे बाहर नहीं है, आउट ऑफ द वुड्स जस्ट येट, अब भी एक गोल बचा है, अब भी आउट ऑफ द वुड्स नहीं है वो, मतलब कि खतरे से बाहर नहीं है, कह सकते हैं हम लोग। मोस्ट रेलेवेंट लग रहा है ना, एक ही गोल बचा मान लो फुटबॉल के मैच में, लेकिन फिर भी दे वर नॉट आउट ऑफ द वुड्स जस्ट येट, अंडर इस कंट्रोल तो नहीं होगा। मैंने क्या कहा था आपको थोड़ी देर पहले, आपको लिटरल मीनिंग देखना है, लिटरल मीनिंग देखना है कि इसका मतलब जो शब्द लिखा हुआ है इसका मीनिंग बताओ मुझे। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब क्या नजर आता है आपको, अगर इसको पूरे इन टोटलिटी पढ़ा जाए तो। फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स, ठीक है। अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं है, एक गोल बचा है, ऐसा नहीं कि एक गोल बचा है तो खतरा नहीं है, खतरा अब भी है। ये मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबल इसका आंसर ये होगा। अगर आपको याद है तो इट्स, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक दैट। अगर याद नहीं है तो क्या तिकड़म बिठानी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वरना टीचर्स तो क्या करेंगे, वो चीज खुद पहले याद कर लेंगे फिर आपको पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं। लॉजिक बता दो उसके पीछे का, ताकि कैंडिडेट खुद भी कर सके एग्जाम हॉल में अगर कभी फंस जाए तो। एप्रोप्रिएट ऑप्शन हमको यहाँ फिल करना है। अच्छा, सिटिंग एट द कंप्यूटर आई सॉ समथिंग लार्ज एंड डार्क फॉल पास्ट माय डैश विजन। अच्छा, कुछ मैंने ऐसे देखा कंप्यूटर के आसपास जब मैं बैठा था, तो कुछ डार्क और लार्ज सा मुझे दिखाई दिया। मेरी कौन सी नजर से, मेरी पेरिफेरल नजर से। पेरिफेरी का मतलब पता क्या होता है, मान लो ये सर्कल है, इसकी पेरिफेरी कहाँ होगा, ये बाहर वाला, ये आउटस्कर्ट्स जिसे कहा जाता है, बाहर वाली चीज, ठीक है। तो सेंट्रल, एक्सटर्नल, इंसिडेंटल ये सब नहीं आएगा, पेरिफेरल इसका राइट आंसर है। पेरिफेरल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए था। तो देखते हैं हम लोग जरा क्लोज टेस्ट को, इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। इजी क्लोज टेस्ट है इसका, जहां तक मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि छोटा सा है तो ज्यादा इसमें छोटे से ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना भी नहीं, हम लोग बार-बार पढ़ सकते हैं। छोटे क्लोज टेस्ट में ये फ़ायदा रहता है, 4 लाइनें, नहीं समझ आ रही बार-बार पढ़ते रहो, ठीक है। और बड़े पैसेज में क्या होता है, उसको बार-बार पढ़ना पड़ता है, फिर बार-बार समझो उसको, इसलिए दिक्कत होती है कॉम्प्रिहेंड करने में। एज़ एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट पाइरिडीन इज़ यूज्ड इन अ डैश रेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वाइड रेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आएगा इसका। इट इज़ ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कोकिंग कोल। कोकिंग कोल स्टील मेकिंग में काम आता है, ना पता हो तो बता दें। कोकिंग कोल भारत में मिलता नहीं, ऑस्ट्रेलिया से जनरली हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। अ क्रूशियल डैश फॉर द स्टील प्रोडक्शन, अ क्रूशियल क्या है ये, कोकिंग कोल इनपुट होगा यार तभी तो। द टीज एरिया वर होम टू बोथ स्टील एंड केमिकल डैश केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। मोनोपोली से सैल्यूटेशन ऑफ फैब्रिकेशन तो नहीं होगा, इंडस्ट्रीज होगा यहाँ पर। एंड द डिस्चार्ज ऑफ कंटामिनेटेड एफ्लुएंट डैश द रिवर, कंटामिनेटेड एफ्लुएंट जो होता है, गंदा पानी होता है, केमिकल्स जो होते हैं उसको रिवर में, इनटू द रिवर, ओके। एंड सराउंडिंग वेटलैंड्स, जो वेटलैंड्स होते हैं उसमें, रामसर साइट्स मैंने आपको बताया था जीके में याद करने के लिए, उसमें वेटलैंड्स आते हैं, ठीक है।
हैज बीन डैश प्रैक्टिस, ठीक है, एफ्लुएंट रिवर में निकाला जाता है, सराउंडिंग वेटलैंड हैज बीन डैश प्रैक्टिस। एक कैसी प्रैक्टिस है? एक आम प्रैक्टिस है भाई, कूड़ा मतलब गंदगी वो लोग रिवर में छोड़ते हैं, वेटलैंड में छोड़ते हैं, ये एक आम प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस। तो हम लोगों ने क्वेश्चंस करे, अब जरा स्टार वाले क्वेश्चंस को और डील कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ तो इसका मैंने हार्मनी टिक करा था। वेंडेत्ता का मीनिंग मुझे नहीं पता वैसे प्राइमा फेसिया क्या होगा, शायद हो सकता है लड़ाई झगड़ाई से संबंधित कुछ होगा कि ही परस्यूड अ वेंडेत्ता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इसका मीनिंग, लेकिन हमको एंटोनिम बताना है, ठीक है। अब मैंने हार्मनी कैसे करा, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करो। मैंने हार्मनी यार ऐसे करा, मैंने गेस मारा कि यार अगेंस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, मतलब उनकी फैमिली से कुछ झगड़ा ही होगा ना। हार्मनी मतलब कि सुलह, मतलब उनके धुन में बहना, हार्मनी इस टाइप का कुछ होगा, कंधे से कंधा मिलाकर उसकी फैमिली से था वो, मॉरिस की फैमिली के साथ, ये गेस करा मैंने। अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन एक तरीका बता रहा हूँ, मान लो कुछ टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ गया तो फिर आप क्या करते, और एंटोनियम पूछा गया था, ये बात भी ध्यान रखना। सिनोनियम यार मुझे इसका तो आता नहीं, आपको आता हो तो अच्छी बात है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ, एंड वन मोर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ पर स्किप मैं करता हूँ, अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, आउट ऑफ 23। सो लेट्स सी इसके आंसर्स क्या क्या है, एक बार देख लेते हैं, आपको भी दिखा देता हूँ। वीडियो पॉज करके आप आंसर देख लो, 41213, 4241213, ओके 4 1, इसका 2 है, 2 1 और इसका 3 बताया गया इन्होंने, फिफ्थ का आंसर इज 3, ओके 43313, 43313, लेट्स सी, 4 देखा इसका सही है, 43313, ऑलराइट। 11th क्वेश्चन है 42241, 42241, 42241, कंडेम इज द राइट आंसर। एंड लेट्स सी 16 से देखते हैं जरा एक बार आंसर, 34124, 34124, 34124, ऑलराइट, 22432432, 23 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 करेक्ट कर पाया। मैंने 2 गेस भी अगर मार देता तो मेरे गलत हो जाते, क्योंकि मुझे नहीं आता था। ये मैं आपको एक बहुत जरूरी बात आपको समझनी है, हो सकता है क्वेश्चन नहीं आते यार, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। आपने अगर इंग्लिश वाली वीडियो देखी हो जो मैंने कल रिकॉर्ड करी थी, और वो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, उसमें मैंने कहा था, एक आपको मैंने दिव्य आंकड़ा एक बताया था 23-17 का, 23 सवाल इंग्लिश में नेट करेक्ट और 17 सवाल जीके में नेट करेक्ट, और आपको अपने मनपसंद स्टेट में जॉब लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है, आप खुद भी नहीं रोक सकते हो, ठीक है। सो एक समझदारी का यहाँ पर भाव क्या आता है यार, ये 23 क्वेश्चन जो है इनको ठीक करना ज्यादा बेहतर है, रादर देन इन 2 क्वेश्चन में ब्लाइंड गेस मारना। हो सकता है आपको, मैं यहाँ पर देखो, मैं आपको यहाँ पे स्मार्ट बनने के लिए कुछ करने के लिए करके दिखा देता कि देखो ये मैंने कर दिया, ठीक है, लेकिन बात वो नहीं थी, बात मुझे आपको एक लेसन देना है कि नहीं आता तो कोई बात नहीं। देखो इसमें ऑलरेडी इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग सी इसमें स्टेटमेंट, वारंटलेस सीजर, ठीक है, ये सब तो समझ आ सकता है, लेकिन इतने मीनिंग समझना बहुत चैलेंजिंग है यार यहाँ पर, ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। तो अपने ईगो पे ना लेके क्वेश्चन को स्किप करना एक बेटर चॉइस है, कुछ क्वेश्चन छोड़ देना, कुछ चीजें छोड़ देना भी जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं, उसी तरीके से ये क्वेश्चन है उनमें से एक है। अब ये वर्चुअसो मान लो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ हो, या आपको इत्तेफाकर आपने कभी पढ़ लिया हो, आपको आता हो तो अच्छी बात है, ना पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। वर्चुअस वगैरह तो आपने शायद पढ़ लिया हो कभी, उसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन ये पढ़ा हो ना पढ़ा हो तो इसको स्किप करना इज अ गुड चॉइस। आपको एक अच्छी डिसीजन मेकिंग भी आनी चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, क्या छोड़ना है क्या करना है। इसके अलावा बाकी सवाल जो हैं वो कुछ साम दाम दंड भेद लगा के कर सकते थे, हो सकता है कि 23 अटेम्प्ट करते, इसमें से 21 ही सही होते, फिर भी इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं था, क्योंकि शिफ्ट का एवरेज 65 मार्क्स था यार, समझ रहे हो। इसमें बहुत नॉर्मलाइजेशन इसमें भी हुई होगी, लगभग 22-23 नंबर की नॉर्मलाइजेशन, तो इसमें भी अगर आप मान लो वही 105 के अराउंड भी अगर स्कोर करते तो भी गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी यहाँ पर। बात कुल मिला के मुद्दा सिर्फ इतना है कि जॉब मिल रही कि नहीं मिल रही है, कितने एंटोनिम सिनोनिम याद करे, कितनी आपने प्रैक्टिस सेट लगाए, ये सब कुछ उस दिन बेकार हो जाएगा, उस दिन सब बेमानी सा लगेगा अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो, एवरीथिंग विल वेस्ट। खैर, ये तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें थी जो आपको शायद समझनी चाहिए। 19 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं सोचता हूँ कि एक दूसरी वीडियो में इसी की जस्ट कंटिन्यूएशन में मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जीके वाली, क्योंकि उसमें मुझे बहुत कुछ समझाना है, आपको समझना बहुत जरूरी है इस एग्जाम में। तो काफी वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाएगी, क्योंकि 19 मिनट इसमें लग गए हैं, तो अगर मैं जीके की बनाऊंगा तो 40 मिनट लग जाएंगे, और मतलब 20 मिनट उसमें भी लग जाएंगे समझाने में, समझने में।
तो उसको अगली वीडियो में रखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हो चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो यू मस्ट लाइक, सिर्फ यहाँ तक जिसने वीडियो को देखा है वही लोग लाइक करना, और आप ही लोग करोगे बिकॉज आपके अंदर इतना अटेंशन रेट है। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, आप लिख सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।